जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, पाकिस्तान ने आज अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और ये परीक्षण कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए एक उकसाने वाली कार्रवाई मानी जा सकती है। हालांकि भारत को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत को मालूम है कि भैया इनकी मिसाइल की क्षमता कितनी है और कितनी ये ताकतवर है। जिस मिसाइल का पाकिस्तान ने परीक्षण किया वो है अब्दाली। इसकी रेंज 450 किलोमीटर बताई जाती है। और अब्दाली की रेंज दोस्तों, जैसे पाकिस्तान दावा करता है कि इसकी रेंज 450 किलोमीटर है, लेकिन इसकी एक्चुअल रेंज है 180 किलोमीटर। और ये अब्दाली मिसाइल अपने साथ 500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान अगर इसका इस्तेमाल करता है तो वो भारत के स्ट्रैटेजिक जो ठिकाने हैं, बंकर और हथियार सिस्टम है, उन पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान इस मिसाइल को बैटलफील्ड मिसाइल मानता है। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि इस मिसाइल में अधिकतर यानी कि ज्यादातर कंपोनेंट्स जो हैं वो इन्होंने फॉरेन से इंपोर्ट किए हैं, जो कि पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत इस मिसाइल को खत्म करने के लिए, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा कि हमें इसके लिए S-400 का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपनी परले मिसाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब चीजें नहीं। इस तरीके की मिसाइलों के लिए हमारे पास स्पेशली इंडो इजरायली बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो कि इनके फाइटर जेट, इनकी क्रूज मिसाइल है और यहां तक कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म कर सकता है। इवन दोस्तों, बराक 8 ने रशियन इस्कैंडर मिसाइल को भी रोककर अपनी क्षमता को साबित किया है, जिसकी अब्दाली की तुलना में स्पीड काफी ज्यादा है और इसे मार गिराना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर बराक 8 की अगर मैं बात करूं तो इसका रडार काफी तेजी से काम करता है और ये किसी भी दिशा में लॉन्च हो सकता है और तेजी से रिएक्ट कर सकता है। हालांकि यहाँ पर अब्दाली काफी स्लो है, इसे ट्रैक करना आसान है और हमारा बराक 8 इसे आसानी से संभाल लेगा। वहीं दोस्तों, आकाश और S-400 जैसे अन्य जो हमारे सिस्टम है वो सब मिलकर एक मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग। सीआरपीएफ ने पाकिस्तानी महिला से अपनी शादी की बात छिपाने वाले जवान मुनीर अहमद को बर्खास्त कर दिया है और कहा कि इसका आचरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक है। और ये जवान सीआरपीएफ के 41 बटालियन में था। अब आप देखिए दोस्तों, किस तरीके से बात छिपाई गई और न जाने ऐसे लोग कितना सीआरपीएफ में होंगे और जानकारी कहां से कहां पहुंच रही होगी। कितना अब भारत सरकार प्रेशर दे, कितने भी हम कोशिशें कर ले, लेकिन इस तरीके की आचरण और इस तरीके का जो छिपाने वाली बात इन लोगों ने करी है वो न जाने कितने और भी होंगे। अब इन सब पर जांच बैठनी चाहिए, एक एक की तफ्तीश करनी चाहिए, पूरी डिटेल निकलवानी पड़ेगी। और भी कितने लोग हैं जो इस तरीके से अपनी चीजें छिपा रहे हैं, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, एक शर्मनाक खबर आ रही है, हालांकि इसको ज्यादा डिटेल में नहीं हम चर्चा करेंगे, कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो कि कैद में है यानी कि जेल में है, उनके साथ यौन शोषण किया गया है। वहीं भारत ने अपने न्यूक्लियर ट्राइड के हिस्से के रूप में अपने राक्षस SSBN को डिप्लॉय किया है और ये डिप्लॉयमेंट ऐसे वक्त पर है जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका बनी हुई है। और आपको मैं बता दूं कि भारत ने K4 SLBM के साथ INS अरिहंत और INS अरीघाट को डिप्लॉय किया है, जो कि 4000 किलोमीटर दूर से ही पाकिस्तान के शहरों को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा भारत की INS अर्धिमान, जिसके अभी सी ट्रायल्स चल रहे हैं, ये भी कुछ वक्त में भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। और पाकिस्तान भारत से मुकाबला करने की सोच कैसे सकता है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि हम लोग फुल फ्लेज वार में नहीं जाएंगे, जहां तक मुझे भी अंदेशा है, क्योंकि यार एक ऐसे सस्ते देश के लिए आप अपनी महंगी मिसाइलें भी अगर बर्बाद करोगे तो फिर ये बेइज्जती वाली बात ही होगी। दूसरा क्या है कि ये लोग जिस तरीके से अपने आप को बड़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये है कुछ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, चाइना की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। चाइना ने अब J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना पर इसके लिए जोर दिया होगा और दोनों के बीच 40 फाइटर जेट्स खरीदने को लेकर डील हो चुकी है। इसीलिए कुछ खबरें बता रही हैं कि चाइना ने J-35 का प्रोडक्शन काफी तेज कर दिया है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान J-35 से भारतीय फाइटर जेट्स का मुकाबला करना चाहता है। हालांकि इसको ये फाइटर जेट इतनी जल्दी नहीं मिलने वाले हैं। और बीच में दोस्तों J-35 की टेक्नोलॉजी लीक भी हुई थी, जिससे कि पाकिस्तान पर ही इसका एक जबरदस्त इंपैक्ट पड़ेगा। वहीं दोस्तों, बांग्लादेश भी अब खुद के अपने UAVs को डेवलप कर रहा है, जिनका इस्तेमाल निगरानी और आक्रामक अभियानों के लिए किया जा सकता है। हाल ही में इनके KX-2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल की तस्वीरें देखी गई हैं, जिसे कि स्पेशली रिकॉनेसेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया गया है। कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेशी एयरफोर्स इसे ऑपरेट भी कर रही है और ये UAV अपने साथ मोर्टार के गोले ले जा सकता है, चुनौतीपूर्ण इलाकों में निगरानी कर सकता है और आक्रामक मिशन पूरे कर सकता है। कहा जा रहा है कि प्रोटोटाइप की पहली उड़ान पूरी हो चुकी है। उम्मीद है कि जल्द ही बांग्लादेशी एयरफोर्स को ये UAV मिल जाएगा। मतलब अभी जो बांग्लादेश की एयरफोर्स इसका इस्तेमाल कर रही है वो केवल टेस्टिंग के लिए कर रही है, जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया। वहीं दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने अंगोला के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। वहीं बांग्लादेश की आर्मी ने कुछ संख्या में हैंड हेल्ड ड्रोन जैमर्स खरीदे हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी आर्मी ने फ्रांस, चाइना और तुर्की से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी खरीदे हैं। जल्द ही बांग्लादेशी आर्मी के पास
नई जनरेशन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी आ जाएंगे। ये तैयारी किसके लिए कर रहा है दोस्तों, समझ जाओ। जहां एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही है, तो दूसरी तरफ दोस्तों जापान की तरफ से एक बड़ा ऑफर भारत के लिए आया है, जो कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में शामिल किए जाने को लेकर है। और जीकैप के तहत 2035 तक 6th जनरेशन का एक स्टेल्थ फाइटर जेट को तैयार किया जाएगा यूके, इटली और जापान के द्वारा। मतलब साफ है कि अब ये देश भी अमेरिकी F-35 से दूरी बनाना चाहते हैं, एक अपने ही टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर भारत के लिए कई मायने हैं। जापान की न्यूज़ की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने भारत को इसीलिए जीकैप में शामिल होने के लिए कहा है क्योंकि इससे कॉस्ट शेयरिंग भी होगी, क्योंकि 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाना मतलब आपकी इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। बहुत महंगा प्रोजेक्ट है और इसमें अगर भारत भी शामिल होता है तो कॉस्ट भी शेयर होगी। दूसरा सबसे बड़ी बात है जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट, यानी कि भारत और जापान दोनों का दुश्मन चाइना है और इंडो पैसिफिक में स्पेशली चाइना की मिलिट्री का मुकाबला करने के लिए 6th जनरेशन का फाइटर जेट होना दोनों देशों के पास जरूरी है। हालांकि ये तो मीडिया रिपोर्ट जरूर आई है, यानी कि वहां पर कोई ना कोई बात तो जरूर शुरू हुई होगी उनकी सरकार की तरफ से, लेकिन अभी दोनों देशों की गवर्नमेंट ने इसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। इस प्रोजेक्ट में दोस्तों सऊदी अरब भी शामिल हो सकता है और अगर ये फाइटर जेट 2035 तक तैयार हो जाता है और भारत इसमें अपनी भागीदारी दिखाता है तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान, चाइना जिस तरीके से अपने फाइटर जेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान को स्टेल्थ फाइटर जेट मिल रहे हैं, तो भारत की एक बड़ी चुनौती होगी इन देशों के लिए। हालांकि भारत अपने एमसीए पर फोकस करके बैठा हुआ है, लेकिन जीकैप में जुड़ना भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक नीश टेक्नोलॉजी अगर आपको मिल जाती है तो आप अपने फाइटर जेट पे भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें नो डाउट है। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। 48 लॉन्चर्स और 48 नाइट विजन साइट और एक मिसाइल टेस्ट स्टेशन के लिए, जो कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए होगा, जिसे कि बाय इंडियन कैटेगरी के तहत खरीदा जाएगा। मतलब साफ है कि इससे भारतीय सेना की एयर डिफेंस क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ये खरीद की जा रही है और इसके जरिए दोस्तों भारत दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को बेअसर कर सकता है। वहीं दोस्तों भारत का स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की तरफ से आने वाले किसी भी हवाई खतरों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण ढाल है। मतलब साफ है कि इसके जरिए भारत पाकिस्तान के F-16, J-17, इवन टर्की के 12 कटर TB2 ड्रोन और चाइना के CH-4 और विंगलू 2 UCAF को खत्म कर सकता है। DRDO के द्वारा तैयार की गई आकाश 45 किलोमीटर रेंज के अंदर इस तरीके के खतरों को पूरी तरीके से बेअसर कर सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों आकाश का जो राजेंद्र रडार है वो 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और ECCM के साथ 12 मिसाइलों को गाइड कर सकता है। आकाश 1S और आकाश NG वेरिएंट पाकिस्तान के धीमे यानी कि स्लो नॉन स्टेल्थी ड्रोन्स और मैन एयरक्राफ्ट को खत्म कर सकता है 70 किलोमीटर की रेंज के अंदर। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के नागियालंका में 1460 करोड़ रुपए की मिसाइल टेस्ट रेंज की आधारशिला रखी है, जिसका नाम नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज रखा गया है। मछलीपट्टनम के पास 300 एकड़ में फैली इस फैसिलिटी में एक लॉन्च कंट्रोल सेंटर, कई लॉन्च पैड और एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम शामिल किए जाएंगे, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली और एंटी टैंक मिसाइलों के परीक्षणों को सपोर्ट देंगे। रक्षा मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 3 स्वदेशी हैव्स प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है, जिसका उद्देश्य हाल ही में हुए पहलगाम हमले सहित क्षेत्रीय तनाव के बीच अपनी निगरानी क्षमता को मजबूत करना है, खासकर कि स्ट्रेटोस्फेरिक सर्विलांस के जरिए, क्योंकि ये हैव्स प्लेटफॉर्म 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट होते हैं और सोलर पावर से ये चलते हैं। और आपको बता दें कि ये जो हैव्स प्लेटफॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और कम्युनिकेशन रिले के लिए 48 आवर्स का इंड्योरेंस प्रदान करते हैं। मतलब साफ है कि इसके जरिए लगातार सीमा पर निगरानी की जा सकती है। और हैव्स प्लेटफॉर्म को इस वक्त दोस्तों भारत की कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी बना रही है, जिसमें कि वेदा एरोनॉटिक्स भी आ गया है और NRT तो तैयार कर ही रहा है। वहीं भारतीय सेना पल्ले टैक्टिकल मिसाइलों का और ऑर्डर देने की योजना बना रही है, ताकि चाइना और पाकिस्तान के साथ अपनी प्रिसिशन स्ट्राइक क्षमताओं को मजबूत कर सके। DRDO के द्वारा तैयार की गई परले एक क्वेजी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 150 से 400 किलोमीटर मानी जाती है और ये 800 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। इससे पहले भारतीय सेना और वायुसेना दोनों ने ही परले मिसाइलों का ऑर्डर दिया था, जिसमें कि इंडियन आर्मी ने 120 परले मिसाइलों के लिए ऑर्डर दिया और वायुसेना ने 250 यूनिटों के लिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में एडवांस ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी को दिखाया गया और इस दौरान यहां पर न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित शेषनाग 150 भी शामिल था, जो कि एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और इसका ड्यूरेंस टाइम 5 घंटे है और ये AI ड्रिवन प्रिसिजन स्ट्राइक्स कर सकता है। वही रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है एडिशनल लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स की खरीद के लिए, जिन्हें की बड़ी संख्या में खरीदा जाएगा।
वहीं दोस्तों भारत ने पाकिस्तान पर इनडायरेक्टली अटैक करना तो शुरू कर दिया। पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म किया गया, उसके बाद एयर स्पेस बंद किया गया और अब उनके जो जहाज हैं यानी कि जो कार्गो शिप्स हैं वो भारत नहीं आ पाएंगे। पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया गया है और इसका एक और बड़ा नुकसान अब पाकिस्तान को होगा। पूरी तरीके से अब भारत पाकिस्तान को काट देगा। बहुत चीजें हैं दोस्तों जो कि स्ट्रैटेजिकली की जा रही है। जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब मिसाइल और तोप और हथगोलों से दिया जाए। हाल ही में दोस्तों पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक वीडियो जारी किया जो कि उनकी डीजीपीआर की तरफ से जारी किया गया था। ठीक है, वीडियो आप जारी कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो में उन्होंने भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को जब दिखाया तब से दोस्तों इन लोगों का मजाक उड़ना शुरू हो गया सोशल मीडिया पर। यानी कि ये लोग प्रोपेगेंडा वीडियो चलाने में माहिर माने जाते हैं, इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स पर कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। जो वीडियो ने शेयर किया था उसमें कई मिसाइलें देखी जा रही थी जिन्हें पाकिस्तान ने अपनी बताया। जब बारीकी से इन वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भारत की ब्रह्मोस मिसाइल भी है। एक तरफ असीम मुनीर भारत के खिलाफ आक्रामक बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ इनका जो डीजीपीआर है वो कभी ब्रह्मोस मिसाइल, कभी स्पेस एक्स के रॉकेट, इसके अलावा कौन सा वो गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी, उसको दिखा रहा है। S300 S400 की फुटेज भी दिखा रहा है। ये सब वो हमें दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो अपनी आवाम को दिखा रहा है जो कि वहाँ पे ऑलरेडी बैठी हुई है और जिनको समझ में कुछ आता नहीं है। वो देख के खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान के पास बहुत एडवांस हथियार सिस्टम है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान के जो टॉप सीनियर कमांडर्स हैं उन्होंने एक तरीके से बगावत कर दी है आर्मी चीफ मुनीर के खिलाफ, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया इसके चक्कर में हम सब मारे जाएंगे, बेहतर है कि इसको समझाया जाए कि बेवजह भारत के साथ पंगे ना ले। और ये जो पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर हैं उन्होंने ये बात भी बोली कि भैया तुम्हें क्या मतलब था भारत के खिलाफ कट्टर हिंदू विरोधी बयानबाजी करने का। उसके बाद पहलगाम वाला इशू हो गया, इसीलिए सबके सब डरे पड़े हैं। और बाकायदा जो ये पाकिस्तानी कमांडर्स हैं उन्होंने जनरल बाजवा की काफ़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो कम से कम इससे लाख गुना बेहतर था, ये खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। साफ तौर पर दोस्तों पाकिस्तानी जो कोर कमांडर्स हैं उनकी बातों से ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल इतने हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको कोई सारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।